Welcome, friends. I'm Hemant Agarwal, host and coordinator of a webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. Website has very simple language articles, various draft of applications, over 130 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in very simple, ordinary, non-technical and non-legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is corpus deposit, collection, उसके usages, उसके उस पर taxations, and how we can use it to decrease the service charges, or typically what we refer to as maintenance free society. We will have a basic general discussion on corpus deposit. Corpus deposit is not equal to corpus fund. Has different limitations. Corpus means an amount accumulated for no reason. एक corpus fund है, एक डब्बा बनाया घर पे, उसमें पैसे डाला, हर दिन, हर महीने, हर साल एक सब पड़ा है उधर, and it is accumulating, जमा हो रहा है for no reason, for use in emergencies, for paying loans, paying any unforeseen statutory taxes. कभी सरकार ने कुछ टैक्स लगा दिया, जीएसटी का पेनल्टी आ गया, इनकम टैक्स का आ गया, प्रॉपर्टी टैक्स का आ गया, प्रोफेशन टैक्स का आ गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आ गया. देयर आर सो मेनी थिंग्स. पानी का बिल कम ज्यादा किया आपने, मीटर से छेड़खानी किया, इलेक्ट्रिसिटी से छेड़खानी किया, वगैरह वगैरह, इंश्योरेंस गलत लिया, सो मेनी थिंग्स आर देयर. So corpus deposit can be used for any unforeseen statutory for payment of statutory taxes, fines, penalties, damages, claims, costs levied by courts, and even for your own self-redevelopment purposes, self-redevelopment loans, and so and so. In the bylaw, there is no word such as corpus deposit. There is a word called corpus fund. So can we amend the bylaws to include the word corpus deposit to make our society as literally maintenance free? Remember, maintenance free का मतलब ये होगा कि आपका बिल होगा लेटेस्ट से 10,000 रुपए का, लेकिन आपसे नहीं लिया जा रहा है बिकॉज of some other funds, some other amounts being received from somewhere. For your information, High Court, there are several High Court judgments which says कि any legitimate decision, कोई भी कानूनन फैसला करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को है. क्यों है, हम लोग चर्चा करते हैं. तो कोर्टों ने ये कहा है कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट या कोऑपरेटिव कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा. अभी आपने कुछ महीनों में देखा होगा कि हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स ऐसे दिए हुए हैं जिसमें डेप्यूटी रजिस्ट्रार का यानी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है और उनको कहा गया है कि आप सोसाइटी के लेजिटिमेट बिजनेस पे
इंटरफियर नहीं करना है। जैसे उदाहरण के तौर पे एक बार ऐसा आया था कि भाई वो 79A का एक सर्कुलर निकला था, तो खूब डिबेट हुआ, मैंडेटरी है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह। हाई कोर्ट ने बोला इट इज नॉट मैंडेटरी, फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, नो प्रॉब्लम्स। फिर एक दूसरा जजमेंट आया रिसेंटली जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये बोला कि रजिस्ट्रार का एनओसी फॉर रीडेवलपमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। पहले काफी कुछ होता था, परेशान करते थे सारे सोसाइटी को, अब वो एक ऑर्डर निकल गया। उस ऑर्डर के बाद में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने अपना सर्कुलर निकाला, उसके पहले नहीं निकाला। लेकिन हाई कोर्ट ने कुछ रिसेंटली जजमेंट्स में ये भी बोला है कि मैनेजिंग कमेटी को छोटे मोटे ग्राउंड्स पे, फिल्मसी ग्राउंड्स पे डिसमिस नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट अलाउड। So I will show you some laws. अभी आपके स्क्रीन पे सेक्शन 2/27, that is subsection 27 of section 2. Now read only the yellow and the green. I'll just read it out for you. Society means an autonomous association of persons. This is very important word. And then ऑटोनोमस एसोसिएशन ऑफ पर्संस का मतलब मैं अपने आप में ही एक अथॉरिटी हूँ और मैं अपने खुद के सोसाइटी के लिए जो डिसीजन लूंगा वो फाइनल है, बट इट शुड बी ए लीगल डिसीजन एंड इट शुड बी ए डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज। अब ये डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंटरप्राइज क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, वगैरह वगैरह, सब अपने अपने गवर्नमेंट्स हैं। सो एवरीबडी इज कंट्रोल्ड बाय देयर ओन गवर्नमेंट्स इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। सो एन अमेरिका गवर्नमेंट कैन नॉट टेल कि आई विल रूल ओवर इंडिया, एन ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट विल नॉट टेल आई विल रूल ओवर इंडिया। सो एवरीबडी will rule their own societies. This is the meaning of that word. An autonomous, green वाला देखिए, an autonomous association of persons and a democratically controlled enterprise. This is the meaning of this particular section. So what is the society? I am the boss. I will do whatever is possible without any interference from the registrar because I am a democratically controlled enterprise. मेरे जो जनरल बॉडी बोलती है मुझे वो मैं करूंगा। अभी नेक्स्ट आप देखिए ये ब्लू वाला सेक्शन 43(1). सोसाइटी 43(1) क्या बोलता है कि सोसाइटी शैल रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम इट्स मेंबर्स। किससे डिपॉजिट्स ले सकती है? खुद के मेंबर से। और फिर आगे भी वो हरा वाला देखिए, अंडर सच कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड और स्पेसिफाइड बाय द बायलॉज ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी मेंबर से डिपॉजिट ले सकती और अदर पर्सन से भी ले सकती है। बट वी आर कंसर्न विद द टुडेज मेंबर, लेट अस से। So it says कि you can take deposits अपने खुद के मेंबर से। कंडीशंस क्या होंगे वो आपको प्रिस्क्राइब करना है अपने सोसाइटी के खुद के बायलॉज में से। आपके खुद का बायलॉज क्या है जो आपने डेमोक्रेटिकली बनाया, खुद से बनाया। खुद से क्यों बनाया? क्योंकि आप एक ऑटोनोमस एसोसिएशन हो। आपके घर के अंदर
क्या हो रहा है वो आप खुद ही तय कर सकते हो। आपके घर में क्या गैर कानूनी काम हो रहा है वो सरकारी एजेंसीज देखेगी, जैसे डिप्यूटी रजिस्ट्रार देखेगा कि सोसाइटी में ये जो कानून कायदे में लिखा है वो फॉलो किया कि नहीं किया। अब दूसरा एक सेक्शन है, सेक्शन 70। सोसाइटी शैल इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट्स फंड। आपसे जो डिपॉजिट लिया, मेंबर से जो डिपॉजिट लिया, वो आप कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सेक्शन 70 बोलता है। इन एनी ऑफ द सिक्योरिटी स्पेसिफाइड इन सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन ट्रस्ट एक्ट। अब ये ट्रस्ट में क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट बॉन्ड से लिखा हुआ है, इक्विटीज लिखा हुआ है, डिबेंचर्स लिखा हुआ है। देयर आर फ्यू investment parameters. We have done a webinar on this thing earlier, but any of the securities that is permitted by the government, you can invest it in that. Now coming to section 154b(1) bracket 7. Here it is corpus fund. So what does corpus fund mean? Now this corpus fund is from the developer. But in this same section, section 7, it says, now read this green thing, or contributed by members for any purpose as decided in the general meeting. मतलब आप SGM में, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में, या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में प्रॉपर प्रायर नोटिस एजेंडा बना के आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कॉर्पस फंड या डिपॉजिट्स आप ले सकते हो। अब नया आया, अभी ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 154b(15). ग्रीन में देखिए, एवरी सोसाइटी शैल क्रिएट सच फंड्स as may be prescribed and also such other funds as it may from time to time. And also such other funds. Such other funds में now you can safely say I am creating a corpus deposit, या तो I am creating a security deposit, या the best word is corpus deposit. Why? Let us discuss it after a few seconds. Now 154b(17), section 154b(17) says, this is literally just like section 70 जो आपको ऊपर बताया मैंने, ये वाला सेक्शन, सोसाइटी शेयर इन्वेस्ट और डिपॉजिट वगैरह करके। तो ये यहाँ पर भी सेम टू सेम ही है, इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट्स फंड्स इन एनी सिक्योरिटीज वगैरह वगैरह एंड सो एंड सो। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग इज 154b(18). check out the words in the green. Funds mentioned in the foregoing sections. foregoing sections में तो ऊपर के जितने भी sections दिखाए हैं वो चीज shall be utilized for the purposes as may be specified in the bylaw of the society. आपने जो फंड जमा किया बायलॉ में अगर आपने डिफाइन किया हुआ है तो आप वो फंड को, वो डिपॉजिट के इंटरेस्ट को बायलॉ में अगर स्पेसिफाई कर दिया हुआ है, जैसे आपका उदाहरण के तौर पे एक बायलॉ है, आपने पार्किंग का बायलॉ, तो पार्किंग के बायलॉज में 4-5 सब कंडीशंस दिए हुए, रोटेशनल सिस्टम में जाएगा, लॉटरी सिस्टम में जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट में जाएगा, वगैरह वगैरह। इस तरह आप इसमें डिफाइन कर सकते हो कि आपको क्या क्या चीज के लिए आपका ये वाला डिपॉजिट आप यूज कर सकते हो। नाउ द लॉ परमिट्स यू कि आप फंड जमा करो। द लॉ इज परमिटिंग यू टू create funds. Section 154b says, I am permitting the society to create such funds and also such other funds. For by whom? By members.
Now coming back to 18, it is saying कि आपने जो फंड्स जमा किया वो किस किस में यूज करना है. Then it says कि as may be specified in the bylaws of the society, which means कि you can amend your bylaws as per your own requirement. मेनी सोसाइटीज आपको पता है क्या करती है, 50-100 रुपए वाला बायलॉज लेके आती है बाजार से और उसी को अडॉप्ट करके बोलते हैं हमारे पास काम हो गया, आगे पीछे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है. वो बायलॉ थर्ड पार्टी का बायलॉ हो सकता है, वो बायलॉज महाड़ा ग्रेड के सोसाइटी का हो सकता है, डेट इज टेनेंट पार्टनरशिप सोसाइटी का हो सकता है, या तो इट माइट बी ऑफ टेनेंट को ओनरशिप ऑल्सो. बायलॉज आर डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ देम, but typically in the market most bylaws are for tenant partnership societies which are equivalent to mahada, sidco, bmc, as a type of societies where there is no sale agreement of your flat. It is only an allotment letter by these agencies. You may resell it again, but only with the permission of the authorities, mahada, sidco, वगैरह वगैरह. Now, this also section says if corpus fund may be utilized for the purpose as may be decided in the general meeting of the society. यानी अगर आपके पास में कॉर्पस फंड का 1,000 रुपये पड़ा हुआ है सोसाइटी के बैलेंस शीट में, पड़ा हुआ है जैसे बैलेंस शीट में वो फिगर रिफ्लेक्ट होना चाहिए वहां पे, और उसका इंटरेस्ट अगर कुछ है तो वो भी क्यूमुलेटिवली इट विल गो इनटू दैट पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट. तो इट सेज नाउ द Section 18 says कि society is now authorized to use that corpus fund for any purposes specified in the bylaws, but it should be decided in the general meeting of the society. So corpus fund utilize करना है, जनरल बॉडी का मीटिंग बुलाइए, उसमें अप्रूव करवाइए और उसको यूज करवा दीजिए. अभी हमने ऊपर जितने भी सेक्शंस डिस्क्राइब किए, अगर इस पे किसी को कुछ डिस्प्यूट करना है तो ये डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट में होगा और कहीं नहीं हो सकता. Okay, now coming back to a little more important things and how to go ahead with this thing. अगर हमें कॉर्पस डिपॉजिट लेना है तो एक कॉर्पस डिपॉजिट का फिगर डिटरमाइन करिए. उदाहरण के तौर पे लेटर से चर्चा के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का डिपॉजिट का फिगर डिटरमाइन किया. आप उसको टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, बिट्स एंड पीसेस में आप ले सकते हो. जैसे उदाहरण के तौर पे आपका 10 करोड़ का टोटल कॉर्पस डिपॉजिट आपने डिटरमाइन किया कि हमारी सोसाइटी में कॉर्पस डिपॉजिट 10 करोड़ का हम बनाएंगे, और हमने अप्रोप्रिएटली बायलॉ में भी, जैसे वो सिंकिंग फंड है वहां पे रिपेयर फंड है और ये कॉर्पस फंड है, रिजर्व फंड है, उसमें एक और टोटली नया बायलॉ आप जोड़ सकते हैं. इट इज अलाउड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 read with rule number 12. So you can collect corpus deposit amounts in small installments that may be determined in the general body meeting from members. जैसे उदाहरण के तौर पे अगर आप अपना बैलेंस शीट देखोगे तो आपके बैलेंस शीट में एक लेफ्ट हैंड साइड में आपको शेयर कैपिटल करके एक फिगर दिखाई देगा. उसके नीचे आपको ऑथराइज्ड कैपिटल दिखाई देगा. ऑथराइज्ड कैपिटल टोटल मेरा ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, इतना है. टोटल मेरा ऑथराइज्ड कॉर्पस डिपॉजिट कितना है, 10 करोड़ उदाहरण के तौर पे. सो ऑथराइज्ड कैपिटल आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है 10 लाख रुपए, पर एक्चुअल पेड अप इश्यूड कैपिटल कितना होगा, हो सकता है सिर्फ 2 लाख रुपया हो.
मतलब कि आपने आज के दिन पे 5 शेयर दिए सबको 50-50 रुपए के, तो वो सब मिला जुला के लेटर से 2 लाख रुपए हो गए, लेकिन आपका एथोराइज्ड है 10 लाख रुपए। तो क्या आप इंक्रीज कर सकते हो क्या? आपका शेयर का जो क्या वैल्यू है 50 रुपए आज का, क्या आप उसको 500 रुपया पर शेयर कर सकते हो क्या? यस, दैट इज अलाउड, बिकॉज इट इज योर ओन सोसाइटी, इट इज योर ओन बायलॉज, you can make changes and implement it. So, for an example, share capital is classified as an authorized capital, which might be, say, 10 lakh rupees. But the actual paid up capital might be only 2 lakh rupees. So, in other words, society, because it is a democratically controlled autonomous association of person, it is legally authorized to increase its paid up capital up to the limit of the authorized capital. अभी authorized capital हमेशा बड़ा होता है और paid up capital हमेशा छोटा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कॉलेज वाला बोलता है, देखो मेरा तो फीस 5 लाख रुपए है, अभी आप 1 लाख रुपए भर दो, फिर अगले बरस फिर दूसरा भर देना, that way. So that way you can keep on increasing it up. So you can increase your paid up capital up to the limit of authorized capital by issuing additional shares. Similarly, कॉर्पस डिपॉजिट को भी आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे कहा कि कॉर्पस डिपॉजिट आपका 10 करोड़ का, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो या डिक्रीज कर सकते हो जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन पास करके, बाय मेकिंग प्रॉपर अमेंडमेंट इनटू द बायलॉज। Collection of corpus deposit is at the sole discretion, decision, unanimous resolution of the general body via prior notice, and there should be a proper resolution for it. Every resolution should be proposed by Anil Bhai, flat number, seconded by Sunil Bhai, flat number. किसी को ऑब्जेक्शन है तो उसका नाम, नहीं है तो पास्ट विथ मेजॉरिटी, पास्ट यूनानिमस लेकर के ऐसा आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा वो रेजोल्यूशन। If that resolution is properly passed in a general body and amended into the bylaws, अगर आपने जनरल बॉडी में रेजोल्यूशन पास कर दिया, बायलॉ में उसका अमेंड कर दिया, तो ये जो कॉर्पस डिपॉजिट है, इट विल बी क्लासिफाइड एज ड्यूज ऑफ द सोसाइटी, एंड अगर आपने वो ड्यूज नहीं भरा हुआ है तो देन यू कैन बी लेबल्ड एज डिफॉल्टर and you will be liable to pay prescribed interest rates. The whole thing is कि bylaws को amend करना है, तब सारे जाके ये definitions आपके हो सकता है। Corpus deposit is a deposit and not classified as a fund and can be reflected as capital in an individual member's income tax return. कॉर्पस डिपॉजिट इंटरेस्ट और डिविडेंड, जैसे मैंने बताया तो शुरू में कि आप उसको बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप डिवेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो वगैरह। तो वहां से आपको इंटरेस्ट तो नहीं आएगा, लेकिन डिविडेंड आ सकता है। इक्विटी में आपका इक्विटी कैपिटल भी बढ़ता है उसके अंदर। There is a provision, no societies are authorized to invest their spare funds in equities, in debentures, and in certain bonds also. So this interest and dividend can be used, the interest, not the principal, can be used for any and all routine on non-routine
expenditures of the society. But again, you have to specify that in the bylaws. लिखना पड़ेगा bylaws में कॉर्पस डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आएगा वो किस किस चीज पे आप यूज कर सकते हो. 1 to 10 आप डिफिनेशन दे दो कि भाई ये चीज हम इस चीज के लिए यूज करेंगे, सोसाइटी का खर्चा के लिए यूज करेंगे, सोसाइटी का पगार पानी में यूज करेंगे, वगैरह वगैरह. ओनली द इंटरेस्ट, नॉट द principal amount. Usage of corpus deposit will be at the sole discretion of general body. यूसेज कैसे करना है तो उसके लिए भी आपको जनरल बॉडी बुलाना है, प्रायर नोटिस एजेंडा देना है, डिस्कस करना है, रेजोल्यूशन पास करना है. और आपका वो जो कॉर्पस डिपॉजिट का लमसम अमाउंट हो या इंस्टॉलमेंट्स हो, आप सेम सर्विस और मेंटेनेंस बिल में आप कलेक्ट करोगे. अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है कॉर्पस डिपॉजिट, नॉट कॉर्पस फंड, आपका जो बैलेंस शीट में जो अमाउंट जमा हुआ है, तो यू कैन इन्वेस्ट इट इन द बैंक, ईयर मार्केट एज कॉर्पस डिपॉजिट FDR. Interest on corpus deposit can be used to set off routine expenditures provided relevant clauses are amended into the bylaws. अभी जैसे मैंने आपको बताया ऊपर सेक्शन 154B15 और 154B17 बायलॉ में अमेंड करो. बायलॉ आपको सोसाइटी को अधिकार दिया हुआ है बायलॉ अमेंड करने का और उसको यूज करने का. बायलॉ अमेंडमेंट का सेक्शन 13 और रूल 12 के अंतर्गत आप कोई भी लेजिटिमेट लीगल बायलॉ बना सकते हो और उसको ऑब्जेक्ट करने का या इंटरफेयर करने का राइट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को नहीं है. शर्त इतना ही है कि कोई भी जब क्लॉज इंक्लूड करोगे तो वो लीगली लेजिटिमेट क्लॉज होना चाहिए. एंड बायलॉस में डालने के बाद में यू हैव टू हैव दैट बायलॉस प्रॉपरली रजिस्टर्ड with the deputy registrar as per the provision of rule 12 of the MCA's rules. Interest on corpus deposit can be used to set off losses. सोसाइटी लॉस जमा हो गई है, आपने अगर बायलॉ में प्रोविजन दिया हुआ है कि ठीक है अगर कभी सोसाइटी लॉस हो जाएगी तो कॉर्पस डिपॉजिट का इंटरेस्ट निकाल के हमारे लॉसेस को सेट ऑफ करेंगे या उसका इंटरेस्ट निकाल के एसेट्स बाय करेंगे. जैसे उदाहरण के तौर पे कंप्यूटर हो गया, पंप्स हो गया, एक्स्ट्रा लीगल कंस्ट्रक्शंस हो गए, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करना है, लिफ्ट बनाना है. लेकिन ये सारी चीजें आपको बायलॉ में डिफाइन करनी पड़ेगी. इट इज अ टेक्निकलिटी बट नॉट अ डिफिकल्ट थिंग एंड इट इज वेरी वेरी इजी एक्चुअली. नो अभी काम की बात यह है कि यूसेज ऑफ इंटरेस्ट अर्नड ऑन sinking fund, repair fund or any other fund of the society do not attract GST, goods and service tax. And with proper resolution, sinking fund, repair fund, अभी आज के दिन पे sinking fund, repair fund जब कलेक्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको 18% GST भी देना है जहां जो एप्लीकेबल है. So with proper resolution, interest of the sinking fund and repair fund can be used. In fact, you can use the entire sinking fund. You can use the entire repair fund for specific purposes. You can amend the bylaws to define their specific purposes. Similarly, usage of interest received on corpus deposit will also not attract GST or income tax. 18% GST on corpus deposit is not applicable because
it will be technically and legally classified as a corpus refundable interest-free security deposit with the society, wherein the members can claim it back when they are selling the flat or simply transfer the residual funds deposits kept in the society against their flat to the new buyer. Just like आज जैसे कि आज के दिन पे अगर आप फ्लैट सेल करते हो तो आप सोसाइटी को ये नहीं बोलते हो कि मेरा सिंकिंग फंड, मेरा रिपेयर फंड वापस दे दो। आप इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को ये नहीं बोलते हो कि मेरा डिपॉजिट पड़ा तो वापस दे दो। आप गैस कंपनी को नहीं बोलते हो, टेलीफोन कंपनी को नहीं बोलते हो कि मेरा डिपॉजिट रिटर्न कर दो। वो आप नए बायर को एग्रीमेंट के क्लॉजेस के अंदर ही उसको ट्रांसफर कर देते हो। अगेन इट विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, रिमेंबर दैट। सो corpus deposit, if Anil Bhai is paying, and when he sells his flat to Sunil Bhai, he can transfer his whole claim, whole rights, whole interest to Sunil Bhai without attracting any GST. आप ध्यान दीजिए, देखिए जैसे बैंक्स है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, गैस कंपनी है, they do not charge GST on deposits placed with them. आपको बिजली वाला कंपनी बोलता होगा कि आपका इतना कंजम्पशन बढ़ गया तो आप इतना एक्स्ट्रा डिपॉजिट दे दो, लेकिन आप देखेंगे उसके अंदर वो जीएसटी नहीं क्लेम करता है। सेम इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का देख लो, गैस कंपनी का देख लो, एंड सो। सो सेम प्रिंसिपल शैल बी एप्लीकेबल टू डिपॉजिट्स, corpus deposits collected by CHS, so by societies. So if the banks are not collecting GST, if the electricity company is not collecting, if the gas company is not collecting, then they will also not be collecting GST on the deposit. I'm not using the word fund, I'm using the word deposit. %18 GST will not be levied payable on the corpus deposit, provided that corpus deposit principal amount is not used for any routine or non-routine expenditure of the society itself. अगर आपने corpus deposit का principal को यूज नहीं किया तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप उसको यूज कर रहे हो corpus deposit को for routine expenditure, then you have to pay GST on it. Security deposits are not subject to GST. जैसे मैंने अभी बताया, आपने बिजली कंपनी को, गैस कंपनी को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है तो they do not charge GST and GST is exempted on that, as they are considered refundable deposits and not considered as consideration for service or supply. GST के regulations के हिसाब से security deposits are treated as deposits until they are adjusted against a service. जैसे आपने अगर corpus deposit यूज किया, कलेक्ट किया और उसको आपने रूटीन सर्विस में, रूटीन सर्विस फैक्टर के लिए यूज किया तो आपको जीएसटी लग जाएगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। However, if the deposit is refunded, no GST is payable. If the deposit is adjusted against a service, जैसे कि हम लोग सोसाइटी में सर्विस प्रोवाइडर होते हैं हमेशा, तो GST would be applicable on the service part. Interest on security deposit is exempt under GST notification. एक नोटिफिकेशन नंबर 12 निकाला था 2017 में। उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत interest on security deposit is exempted from GST. If corpus deposit principal amount is used for any routine or non-routine expenditure of the society itself,
then GST shall be payable by members. आपने तो ये बोल के दे दिया कि कॉर्पस डिपॉजिट है, उसको सिर्फ इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करना, लेकिन कई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डेढ़ शाने सोसाइटी होते हैं, बोलते हैं कि हम तो यूज कर डालते हैं, डिपॉजिट है उसको यूज नहीं कर सकते थे रूटीन के लिए, लेकिन कर लिया, तो उसका जीएसटी भरना है। जीएसटी सोसाइटी नहीं भरेगी, उतना प्रोपोर्शनल प्रो राटा अमाउंट पे जीएसटी सोसाइटी भरेगी। आप सभी को पता है कि इस समय इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स is presently income tax free for cooperative societies if invested in cooperative banks. I think section ATP2D करके सेक्शन है पर है। Corpus deposit amounts can be given as loans on interest to its own members by incorporating relevant parameters, conditions in the bylaws as provided under section 43, 44 and 46. अभी आपको थोड़ी देर पहले सेक्शन 43 दिखाया था, वो लाल पीला नीला। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप एक फ्लैट खरीदते हैं, तो आप कहते हैं कि ठीक है, अभी मुझे तो मेरे बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैं बैंक जाता हूँ और वहां से लोन लेता हूँ। बैंक बोलता है कि भाई आपको ये करना है, वो करना है, ऐसा वैसा करना है, लेकिन सेक्शन 43, 44, 46 के अंतर्गत आप वो लोन का अमाउंट, डिपॉजिट का अमाउंट अपने खुद को मेंबर्स को दे सकते हो, प्रोवाइडेड उसका प्रोविजन आपने बायलॉज में इनकॉर्पोरेट किया है। आपको फॉर्मुलेट करना है उस चीज को। Corpus deposit amounts can be invested in bonds, securities, equities, trusts as provided under section 70 and also under section 154B(15). So society is authorized to generate funds deposit for self-defined purposes under section 154B(15). ये सबको करने के लिए आपको सिंपल बायलॉज में अमेंडमेंट करना है, प्रॉपरली फॉर्मुलेट करो, बायलॉज में अमेंड करो। बायलॉज में अमेंड करने का मतलब पहले जनरल बॉडी में पास करना होगा, देन आफ्टरवर्ड्स यू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इनटू द बायलॉज, मेक ए वेल ड्राफ्टेड बायलॉ एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डीडीआर, डीजीआर वगैरह, दे हैव नो जुरिस्डिक्शन टू इंटरफियर और ओवरराइड प्रोविजंस जो अभी हमने डिस्कस किया। ये सारे प्रोविजंस को रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को ओवरराइड करने का अधिकार नहीं है, बिकॉज ऑफ सेक्शन 2(27). इसमें लिखा था ऑटोनोमस फंक्शनिंग बॉडी, डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड बॉडी वगैरह वगैरह। Corpus deposit also helps you in building the net asset value of the society. For what purposes? For self-redevelopment purposes, for joint venture redevelopment, for loans, for mortgages, and so and so. Friends, we will take a 2-minute break for our sponsors. We will come back in 2 minutes, please.
Welcome back, friends. Now, with the permission of all our friends, we will take up questions only relating to today's topic. आज का विषय है कॉर्पस डिपॉजिट, उसके कलेक्शन कैसे करने हैं, यूसेजेस कैसे हैं, टैक्सेशन उसको डिक्रीज कैसे कर रहे हैं, मेंटेनेंस चार्जेस को वगैरह. Friends who want to ask questions, please click on the hand symbol on your screen. ऐसा वाला एक स्क्रीन पे आपके हैंड सिंबल है. We will take up questions in sequence. We are taking up only one short question per person. While asking questions, please switch on your video. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. Friends, anybody who wants to ask any questions, please raise your hand and go ahead with it, please. Mr. Madhav Gokhale. हेलो सर, आपका आज का टॉपिक था कार्पोस फंड, कार्पोस डिपॉजिट. ये आपने जो सब 154 17 या 15 जो रीड किया उसमें फंड्स ये नाम यूज किया है, डिपॉजिट करके क्लियर भी नहीं है. वो कार्पोस फंड जो डेवलपर से आता है और ये डिपॉजिट से कुछ मतलब नहीं ना, दोनों अलग अलग चीज है. करेक्ट है सर, लेकिन आप अपना फंड डिफाइन कर सकते हो. आप फंड डिफाइन कर सकते हो. हाँ, वो कार्पोस फंड डेवलपर 15 में आपका फंड डिफाइन कर सकते हो, लिखा हुआ है उसके अंदर. आई विल जस्ट शो इट टू यू. वेट, होल्ड करिए. दिख रहा है सर आपको? मेरे नहीं, मैंने every society shall create such funds as may be prescribed and also such other funds as it may from time to time. And also such other funds. As it may from time to time decide. So you can create any type of fund, you can create any type of deposit, you can create any type of lien, you can create any type of mortgage. The law is authorizing you to do that. Don't go by that word, literal word as fund. अच्छा, लेकिन ये डेवलपर से जो फंड्स आता है वो अलग है ना, इससे कुछ मतलब नहीं. डेवलपर का जो फंड आता है वो अलग से दिया हुआ है. देखिए कहाँ पे दिया हुआ है ये. वो कौन सा 154 अपने 7 कुछ बताया. ये सामने आपके सामने दिख रहा है. देखिए, रिसीव्ड फ्रॉम सोसाइटी बाय द सोसाइटी फ्रॉम डेवलपर. डेवलपर नहीं देता है अभी आपको फंड. कौन सा सर 154? देखिए स्क्रीन में, देखिए आपके सामने दिख रहा है. नहीं, वो मैं पढ़ नहीं सकता, वो ब्लू है इसमें. ओके, सो दैट इज द इट इज देयर 154B1 ब्रैकेट 7 में आप देखेंगे. क्योंकि 154(7) में मेरे पास जो है ना, बस सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वगैरह कुछ तो अलग ही है उसमें. आपको जो दिखाया ना, मैंने एक्ट से उसको कॉपी पेस्ट करके आपको सामने दिखा रहा हूँ. आप चेक कर लीजिएगा. Anyway, thank you, Mr. Madhav, for joining. Okay, anybody else has any other questions?
सर, हेलो। यस प्लीज गो अहेड। अभी जो सर ने क्वेश्चन पूछा 154B7 वो पढ़ रहा है, लेकिन आपके स्क्रीन में वो नहीं पढ़ रहा है हाँ कि 154B17 है, 1.7 है। 154 ब्रैकेट 7। हाँ, वो 154B7 पढ़ रहा है मुझे लगता है। हाँ करेक्ट सर, सेक्शन अभी 7 है। लोग क्या पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे अपने एंड से मुझे नहीं मालूम है। जो एक्चुअल क्वेश्चन मैं आपको सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ, राइट राइट सर। और उसके अलावा मेरे पास आर्ग्यू करने के लिए टॉपिक नहीं है ये सब। एनीवे उदय जी, आपका और कोई प्रश्न है? आपका क्या विचार है ये सब चीजों पे आज जो चर्चा किया? सर, ये टॉपिक आपने आज लिया है, ये वैसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और समझने में तकलीफ है। अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 70 to 80% जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, जो टोटल 70-80% तो लेस देन 250 है, और उसमें भी लेस देन 50 मेंबर्स का भी तो छोटा छोटा सोसाइटी है। उनके सामने रूटीन में जो भी दिक्कतें आती है, उसमें इस तरीके से सोच जो उनके सामने आपने रखी है, ये ऐसी सोच तो बहुत कम सोसाइटी कर सकती है। ये जो बड़ा सोसाइटी है 500-600 लोगों का, 1000 लोगों का, इसमें जो कंसल्टेंट और लीगल एडवाइजर और सीए वगैरह है, इनके लिए ये सोच बहुत अच्छी है। जो छोटा उदय सोसाइटी जी, है, आप ऐसा देखिए कि हम लोग के मन में ये रहता है कि इसी तरह अपनी सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री हो जाए, मतलब मुझे कुछ बिल ना देना पड़े और मेरे को सर्विस मिलती जाना चाहिए। तो हम लोग भी वही सोचते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास 1000 रुपया है तो मैं ये सोचूंगा 1000 रुपये मेरा एज इट इज बचे रहना चाहिए, तो मैं बैंक में डाल देता हूँ और बैंक से 1000 रुपये का मेरे को जो 100 रुपये इंटरेस्ट आएगा साल का, उसको मैं यूज करते जाऊँ। ये इनहेरेंट सोच है, अंदर की सोच है। हर सोसाइटी मेंबर यही सोचता है कि मेरी सोसाइटी का फ्री में सब कुछ हो। तो ये रास्ता वो है जहाँ पे फ्री का सब कुछ हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पे एक सोसाइटी वाला बोलता है मोबाइल टावर लगा देते हैं, उसका इनकम आएगा ना तो अपना मेंटेनेंस कम हो जाएगा। अच्छा, होर्डिंग लगा देते हैं, उसका इनकम आएगा ना तो ये कम हो जाएगा। अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट कर लेते हैं, अच्छा ये मेडिकल कैंप कर लेते हैं। अलग अलग विशेष भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज करने को देखते हैं जहाँ से मुफ्त का पैसा आ जाए, ये मुद्दा रहता है हमेशा। राइट। और जब वो पैसा आता है तब ख्याल क्या आता है, वो पैसे से हम लोग मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी करें, मेरे जेब से ना जाए। मेरे जेब से ना जाए तो इसका मतलब क्या था कि आपका वो जो 1000 रुपए की जो बात की है हमने बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट करने वाले थे, वो 1000 रुपए तो चाहिए ना, तभी तो आपको 100 रुपए इंटरेस्ट आएगा पर साल का। आपका मोबाइल टावर हो लगाओगे तो ही तो इनकम आएगी, आपको होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट लगाओगे तो ही तो इनकम आएगी। ये वो तरीका है कि सोसाइटी में आपका पैसा पड़ा हुआ है और उस पैसे का जो इंटरेस्ट आता है, सोसाइटी वही इंटरेस्ट को सर्विस चार्जेस में यूज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और इनफैक्ट टोटली डेट फ्री हो सकती है हर महीने तक। आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे 4 सीसीटीवी लगाने का है तो उसका ये एमसी आएगा, अरे लिफ्ट कैसे भी चल रही है ना, उसको क्या मेंटेन करना है, हमारे पास तो फंड्स नहीं। तो जब अपने जेब में फंड होता है तो हम लोग को खर्चा करने को अच्छा लगता है। तो ये एक तरीका है उस चीज का। अब जैसे बायलॉज में हम लोग आंखें बंद करके सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड जमा करते हैं, एक्ट में नहीं लिखा हुआ है सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड। आप पूरा एक्ट या रूल्स में देखोगे तो उसमें सिंकिंग फंड का नाम ही नहीं है, रिपेयर फंड का भी नाम नहीं। और आपको टेक्निकली बताया तो सिंकिंग फंड रिपेयर फंड कौन से सोसाइटी को जरूरत है? क्या प्राइवेट सोसाइटीज को सिंकिंग फंड रिपेयर फंड की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। ये उन सोसाइटी को जरूरत है जैसे गवर्नमेंट एडेड सोसाइटीज में माडा टाइप, माडा ने आपको एक बार बना के दे दिया, सोसाइटी रजिस्टर कर दिया, फिर माडा बोलती है अभी आप मैनेज। एक समय के बाद में माडा बोलती है ठीक नहीं हम रिपेयर करा के देते हैं, उसका सेस नहीं निकालते, तभी तो वो सेस ले रही है ना आपसे।
तो उस समय के लिए आपको ये सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड अगर आपको खाते में पड़ा है तो करना। प्राइवेट सोसाइटी में जरूरत नहीं। प्राइवेट सोसाइटीज को जो बायलॉज है उसको चेंज करो, आप पेमेंट कर दो, सिंकिंग फंड और रिपेयर फंड को निकाल दो। हाई कोर्ट ने बोला हुआ है आज के दिन में कि जो सोसाइटी का लेजिटिमेट डिसीजन होगा उसमें कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं। सिंपल एंड शॉर्ट। आपकी बात सही है कि लोगों को ये चीज समझने में तकलीफ होगी, लेकिन लोग समझ रहे, कर रहे धीरे धीरे। एनीवे, थैंक यू उदय जी फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। Mr. Lakshman Raj, please. Mr. Lakshman Raj. थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप नॉलेज दे रहे हैं सभी को। आई रियली अप्रिशिएट इट। सर मेरा एक ही क्वेरी है, अभी सोसाइटी का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ गया है और बिल्डर बोलता है कि कॉर्पस फंड हमारे में जमा करो, सोसाइटी में नहीं, और मेंबर्स कहते हैं कि पहले आप सोसाइटी को हैंड ओवर करो सब डॉक्यूमेंट्स, बाद में सोसाइटी कलेक्ट करेगी कॉर्पस फंड। पर बिल्डर एकदम अड़ियल है, वो बोलता है नहीं, कॉर्पस फंड में ही जमा करूंगा और 2 साल तक सोसाइटी में ही चलाऊंगा, मेंटेन में ही करूंगा। इज इट लीगली राइट? आपका डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है? आपके सेल डीड में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा है। वो लिखा है कि वो हैंड ओवर कर देगा उसी के बाद, पर अभी बोलता है 2 साल तक मैं ही मेंटेन करूंगा, मेरे कुछ फ्लैट बिके नहीं है। अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो गई है, हाँ ऑलरेडी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट था ना, तो सोसाइटी रजिस्टर थी, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। अगर आपकी सोसाइटी रजिस्टर हो गई है ऑलरेडी, हाँ, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट बना हुआ है, हाँ, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट की क्या क्लॉजेस हैं उसको देखते हुए वो इन्फोर्स हो। अगर उस रीडेवलपमेंट में ये लिखा हुआ है कि डेवलप होने के बाद में सोसाइटी का कार्यभार 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए बिल्डर देखेगा, तो आप ही ने तो साइन किया था ना वो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट। आप अपने जो साइन किया हुआ उससे पीछे तो हट नहीं सकते अभी। नहीं सकते, सही है। अब वो भी नहीं हट सकता। पर वो हट रहा है ना, यही तो दिक्कत है। अगर ऐसा है तो आप सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दो उसके अगेंस्ट में। उसके लिए कोऑपरेटिव कोर्ट लगेगा या सिविल कोर्ट लगेगा? सिविल कोर्ट लगेगा। अच्छा, थैंक यू, वेरी नाइस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करके सूट है, उसमें आप फाइल कर दो। कौन सा सूट है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मीन्स कोर्ट को ये बोला जाता है कि भाई साहब इसमें जो लिखा हुआ है ये बिल्डर को बोलो कि इसको ऑनर करे, इसको लागू करे, इसको जो लिखा हुआ है उसको करके दे, उसको परफॉर्म करे। ऐसा ये बोलना पड़ेगा आपको कोर्ट को, सिविल कोर्ट को। और कुछ मेंबर्स लोग ने क्या बोला है कि आप ऑर्डर लेके आओ तो हम आपको देंगे, आप ये जो रिकवरी डाले हमारे पर कॉर्पस का और मेंटेनेंस का, आप ऑर्डर लेके आओ। जो सोसाइटी डिसाइड करेगी वो फाइनल है। कुछ मेंबर्स क्या बोलते हैं उसका कोई महत्व नहीं है। नहीं, कमिटी वाले बिल्डर की तरफ चले गए हैं 70% बिल्डर की तरफ। ऐसा है तो फ्रॉड का केस डाल दो, क्रिमिनल कोर्ट में डाल दो। अच्छा, ऐसा हो सकता है। हो रही है ना आपकी? हाँ, 30% लोगों को परेशानी हो रही है कमिटी से। अब डाल दीजिए। अच्छा, थैंक यू सर। आप अपना हेल्थ का भी ख्याल रखें। थैंक यू मिस्टर लक्ष्मण। हाँ, अपना हेल्थ का ध्यान रखें सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। जैन साहब, आप कुछ बोलेंगे आज के विषय पे? मिस्टर नवीन जैन, आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है कि जैसा आपने कहा कि मेंटेनेंस रिड्यूस होगा, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो उसके इंटरेस्ट से होगा, और इंटरेस्ट इतना मिगर अमाउंट आता है आजकल। इंटरेस्ट कोई मायने नहीं रखता है, 6% 5% ये आता है, और उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, ये भी डिस्प्यूटेबल है। आज के दिन पे नहीं है सर। हाँ, आज के दिन पे हाँ, कोऑपरेटिव के अंदर में डिस्प्यूटेबल नहीं है। नेशनलाइज में करोगे हाँ तो टैक्स लग जाएगा। टैक्स लग जाएगा, पर टैक्स कितना लगना है सर जी? आपने अगर 1 करोड़ रुपया इंटरेस्ट का कमा लिया
उसमें क्या टैक्स दोगे आप? नहीं, पर 1 करोड़ कमाने के लिए शायद 20 करोड़ का डिपॉजिट होना जरूरी है, क्योंकि इंटरेस्ट इज ओनली 6% पर ईयर। जैन साहब, ऐसा है कि आज के दिन पे जो सोसाइटियां हैं, है ना, आपका आज के दिन के नई सोसाइटी में एक फ्लैट इज नॉट लेस देन 2 करोड़ रुपीस, ठीक है? तो आपने 2 करोड़ रुपया का कैश पेमेंट दिया या लोन दिया या कुछ भी किया, लेकिन आपने वो दिया। आपका एनएवी, नेट एसेट वैल्यू 2 करोड़ रुपए का है। आपने हर महीने 10-10 हजार रुपया सोसाइटी को देते चले गए, डिपॉजिट में रखा, आपको पता नहीं चलने वाला है। लेकिन आपका एनएवी 2 लाख प्लस 10,000, अगले महीने फिर 2 लाख, फिर 10,000 और ऐसे जुड़ता चला जाएगा। तो एनएवी जो है किसका बढ़ रहा है? आपका बढ़ रहा है और सोसाइटी का, दोनों का बढ़ रहा है। यस, आपका जो आपने जब सेल किया प्रॉपर्टी, वो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 10 बरस के बाद में बॉम्बे जैसे शहर में प्रॉपर्टी के जो फर्म्स है, उनका ऐसा कहना है कि एवरेज ऑन लगभग 3% प्रॉपर्टी का भाव हर साल बढ़ना ही बढ़ना है बॉम्बे पुणे जैसे शहर में। तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी का 3% कितना हो गया जैन साहब? 6 लाख। तो आपका 6 लाख तो ऐसे ही बढ़ गया बिगर कुछ किए दिए हुए। और 6 लाख रुपए अगर आपने आपके उस प्रॉपर्टी का इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट भर भी दिया, तो आपको क्या नुकसान हुआ? कहाँ गया? कुछ पता भी नहीं चला आपको, क्योंकि इधर इंटरेस्ट भर दिया आपने 6 लाख, लेकिन प्रॉपर्टी जब सेल करोगे तो आपको तो 6 लाख एक्स्ट्रा ही मिलना है। और आपने दूसरी प्रॉपर्टी खरीद लिया तो पूरा का पूरा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स है वो भी फ्री हो गया। इसी तरह ये कैपिटल बिल्डअप करने में क्या तकलीफ है? आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट नहीं करते हो सर, हाँ, आप शेयर मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते हो। अभी आपने 2-3 महीने पहले 1-1 किलो 2-2 किलो सोना खरीदा, एक परिवार ने। सोने का भाव ऐसा इतना अचानक कैसे चला गया? क्योंकि खरीदा, डिमांड बढ़ती चली गई, तो ही तो गया ना ऊपर। तो सिमिलरली अगर आपने इतना थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दिया, पता नहीं चलेगा। मैंने शुरू में क्या बोला, आपको कॉर्पस डिपॉजिट 10 करोड़ का है, उसको टुकड़े में ले लो, छोटे छोटा टुकड़े में ले लो, डिटरमाइन कर लो पहले से। ये सब प्लानिंग करके आपका काम हो सकता है, लेकिन काम हो सकता है। महत्व की चीज क्या है कि काम हो रहा है। आपने बैंक में 1,000 रुपए रखा है, आपको पता है कि मुझे इतना इनकम आते रहेगा, तो यू कैन डिपेंड ऑन इट। माने लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाएगा, बट अदरवाइज अगर उसको यूज करना पड़े, या कैपिटल एक्सपेंडिचर सोसाइटी करे या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रूटीन खर्चा करे, तो फिर अभी रूलिंग आया है मई महीने में कि इट विल अट्रैक्ट जीएसटी, वेदर यू गिव एनी नेम टू द कॉर्पस फंड दो या कॉर्पस डिपॉजिट दो, अगर वो अमाउंट यूज करना है या यूज होगा, सोसाइटी कर देगी, तो फिर इट विल अट्रैक्ट जीएसटी। Yes, that is for sure. That I have also mentioned just now. Yes. Interest on the security deposit. Yeah, correct. Interest on the security deposit, है ना, वो आपको जीएसटी अट्रैक्ट नहीं करता है। मैंने अभी आपको जीएसटी का उसका ये भी बताया कि नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 का। अब उसको वो नोटिफिकेशन अभी तक तो विड्रॉ नहीं हुआ है, ना तो कुछ चेंजेस हुआ है। हाँ, वो नहीं हुआ। कंट्रीब्यूशन में दिया है 28 मई 2025 को एक रूलिंग है, माने कलेक्शन फ्रॉम मेंबर्स विल अट्रैक्ट जीएसटी। इट इज फॉर फंड या इट इज नॉट फॉर सिक्योरिटी डिपॉजिट नामक चीज को एग्जेम्प्ट किया हुआ जीएसटी ने। या करेक्ट। नहीं तो आप बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो तो आपसे कहाँ जीएसटी ले रहे हैं वो। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स लेते रहते हैं बीच बीच में, या गैस कंपनी वाले, तो कहाँ जीएसटी ले रहे हैं वो। तो दैट इज एग्जेम्प्टेड सर। एंड वो जो कंपनी इंटरेस्ट दे रही है उस पे भी जीएसटी नहीं लगता है, वो आपके बिल में रिड्यूस हो जाता है अमाउंट उतना, उसका इंटरेस्ट आपको पता होगा। जैसे बिजली की कंपनी में आप 1 लाख रुपए जमा कर दो आपके एज ए डिपॉजिट, आई थिंक इट इज कॉल्ड एज
वॉलंटरी डिपॉजिट स्कीम VDS, इतना मुझे पता है अदानी इलेक्ट्रिसिटी का है। तो आप उधर समझो, एक उदाहरण के तौर पे आपका महीने का बिल, बिजली का बिल लेटर से 5,000 आ रहा है, तो साल का कितना हुआ? 60,000 रुपये हुआ। आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कम से कम 7% तो इंटरेस्ट मिलता है। तो 60,000 इंटरेस्ट के लिए आपको कितना डिपॉजिट जमा कर देना है अदानी के पास में? जैन साहब जरा कैलकुलेट करिए ना। लगभग 10 लाख। चलो ठीक है, आपने 10 लाख रुपया अदानी वाले को दे दिया, आपको जो 60-70 हजार रुपया जो इंटरेस्ट आ रहा है वो आपके बिल में टोटली सेट ऑफ हो रहा है, उस पे जीरो। अब जीएसटी भी नहीं लगने वाला आपके बिल में। हाँ, नहीं टू दैट एक्सटेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो पीरियडिकली अपने आप क्रेडिट हो जाएगा बिल में, डेबिट है। Tell the electricity company, sir, I do not require your electricity. Remove the meter and refund my deposit because I am going to put my own individual solar panel. The society says मैं खुद ही सोलर पैनल डाल रही हूँ, ऊपर छोटा सा विंड मिल डाल रहा हूँ, तो why not? So this is the same formula. You can use it for your own corpus deposit and use the interest to make your society as maintenance free. Correct. And this will benefit these new societies which are coming in today. If the act mandates कि भाई बिल्डर को कॉर्पस फंड देना है, वो तो रीडेवलपमेंट के टाइम पे देगा। हाँ, नई बिल्डिंग में जब आप लेने जाते हो नई जगह पे, तो फिर आपको थोड़ी ना कोई कॉर्पस फंड देने वाला है वो। नहीं। तो आपस में जब भी आप बायलॉ बनाते हो तो चेंज करो, प्लानिंग कर लो। हम लोग घर पे कुछ काम करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना। घर में शादी वगैरह है या कोई ट्रिप जा रहे हो, फॉरेन की ट्रिप जा रहे हो या दिल्ली जाना है, तो छोटा मोटा प्लानिंग करोगे, पैकेजिंग करोगे, कुछ करोगे, isn't it? तो सेम वे पहले दिल्ली जाते थे बॉम्बे से, तो वो जितना मुझे याद है वो आलू की सूखी भाजी और पूरी लेके जाते थे, घर से तैयारी करके जाते थे पूरे रास्ते की, बाहर का नहीं खाने का खाना। तो कहने का मतलब क्या हुआ, तैयारी करके निकले। यहाँ पर भी ऐसे छोटा छोटा करके तैयारी कर सकते हो। एनीवे, जैन साहब और कोई कमेंट है तो बताइए। बस थैंक यू सर, थैंक यू। मिस्टर सुनील नारायणकर, पूछिए सर, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर। मेरा सर। क्वेश्चन जो है ना, आपका आज का जो टॉपिक है कॉर्पस फंड एंड सर्विस, क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है ना म्हाडा सर्विस चार्ज के लिए है, तो पूछ सकता हूँ मैं, आपके परमिशन है तो? हाँ पूछिए, म्हाडा से छोटा सा क्वेश्चन है तो करो। हाँ, म्हाडा से बिल्डिंग का जो है ना सर्विस टैक्स आता है, तो हमारे को 2019 में म्हाडा से बिल आया था लगभग 1.5 करोड़ का। उसमें जो था बिल में पहला जो पेंडिंग अमाउंट है वो है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट करके ऐसा 1.5 करोड़ का आया था। तो सोसाइटी ने स्पेशल जनरल बॉडी बिठाया था और उसको एक साल में हर एक मेंबर ने क्वार्टरली 40-40 हजार भर के 1,60,000 ऐसा भरना था। तो लेकिन उन्होंने बाद में जो है ना कहाँ भी डिस्प्ले नहीं किया कि वो जो अमाउंट है ना 40 लाख का किसी के क्या बोलते हिसाब में दिखाया ही नहीं। और उसके बाद में 2022 में 79A के स्पेशल जनरल बॉडी के मीटिंग में पुनर्विकास के सभा में उन्होंने जो है मल्टीपल एजेंडा में उसको राइट अप किया। तो ये सही है क्या? अकाउंटिंग का प्रश्न है सर। आपको किसी प्रॉपर अकाउंटेंट को बैलेंस शीट लेके बैठना पड़ेगा, जो आपका रेजोल्यूशंस पास किया है वो देखना है, देन आप डिटरमाइन कर सकते हो कि हकीकत में क्या पोजीशन है। मेरे पास इसका उत्तर नहीं है सर। अच्छा, लेकिन ऐसा जनरल बात है कि अगर कोई फंड रेज किया, समझो सिंकिंग फंड हो या तो कॉर्पस फंड हो, अपन ने रेज किया, मेंबर से जमा करना जरूरी है। अगर एजीएम में या स्पेशल एजीएम में पास किया अपन प्रॉपर एजेंडा डाल के, तो वो तो डिस्प्ले तो होना ही चाहिए ना। तो आदमी भरेगा कैसा? और दूसरी बात, मैंने पिछले एक बार भी आपने मेरे को चांस दिया तो मैं बताया था कि हमारी सोसाइटी लगभग 6 साल हो गया एक भी बिल नहीं देती है। क्वार्टरली हमारा हिसाब है, एक भी बिल नहीं देती है। तो ये तो गलत बात हो गया ना।
उसके बाद में अगर बिल ही नहीं देते तो आदमी कैसा पैसा भरेगा, उसमें क्या है क्या नहीं कुछ मालूम ही नहीं है। तो अभी ये आपका जो है ना पेड सर्विस लेके मैंने डीआर के पास कंप्लेंट डाला है, तो वो बोले हम लोग इनके खिलाफ नोटिस निकालेंगे करके। तो उसमें ये पॉइंट में कैसा 89A के केस में ये पॉइंट कैसा मैं डिस्प्ले करूं, क्योंकि उन्होंने बोला 89A था का अलग से एप्लीकेशन डालो और आप जो बोल रहे हैं उसको आप बोलो कि ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप इंक्वायरी करिए। तो वो मैं उनको लेटर लेके गया था, तो बोले हम लोग खुद सबमिटेड करके डालेंगे, आप सिर्फ सही प्रॉपर एक एक लाइन में उनका जो भी वायलेशन है उसके लिए सेपरेट लेटर निकाल के लाओ। तो वो अपन 89A के अपने 100 रुपीज का जो कोर्ट फी स्टैम्प रहता है उससे करेंगे बेटर रहेंगे क्या, उनको उनके सुमोटो के हिसाब से करके रहेंगे? आप अपने एप्लीकेशन डालो, सरकारी ऑफिस में सुमोटो करने के लिए आपके काले बाल सफेद हो जाएंगे पूरे। एप्लीकेशन डालो और व्यवस्थित काम होने दो, ताकि आप अपील, सेकेंड अपील, थर्ड अपील कोर्ट तक जा सको। उसके पास जाओगे तो फिर वो बोलेगा मी तर सुट्टीला गेलो होतो, माझा तर ट्रान्सफर झालं, तुमच्या ते पेपर भेटत नाही। ये तो आप कई बार सुन चुके होंगे। बराबर। Anyway, thank you, Mr. Sunil, for joining in. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Mr. Francis Menezes, please. Mr. Francis. Sir, this is just to clarification regarding your corpus deposit. Society is collecting mobile tower rent, transfer fees, that is 500, and entrance fee. These are all fund is collected, and which account is deposited, we are not known about that. And how to use this fund? What are the purpose we can use this fund? Cooperative Department has issued a notification about mobile tower rent usages. That was, I think, they took it out around 2017 to find it out. So in that they define how much is to be given to the members and how much, what to be used. They have defined the parameters in that. And as far as repair fund and sinking fund are concerned, we have already done webinars on repair fund separately and sinking fund separately. So you can watch it from our YouTube channel or from our website. We have explained in detail everything in that, sir. Even transfer fees and this one, entrance fees also? Transfer, any type of fees the society receives, it can be transferred to a fund called Reserve Fund, RESERV, Reserve Fund. It's a reserve fund. Yeah. Okay. Thank you, sir. Okay. Mr. Madhav, you have got another question? हेलो। Yes, please. हाँ, आप जरा 154(17)(c) जरा एक्सप्लेन करके बताएंगे क्या सर, प्लीज, विथ एग्जांपल। पार्ट वो सब हमारे वेबिनार में नहीं होता है सर। जो जितना अभी एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको सामने दिखा भी दिया। नहीं ठीक है, एग्जांपल करके उसको। आप अभी ये रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, बाद में आपको सब मिल जाएगा इसके अंदर। अच्छा, वेबिनार की रिकॉर्डिंग होती है, YouTube में पब्लिश होती है, आप वहां पे देख लीजिएगा, सब डिटेल्स आ जाएंगे उसके अंदर। ठीक है। Anyway, we will conclude today's webinar with the permission of all our friends. We will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye till the next one.